जो मालूमात मुझे हासिल हुई थी उनके तहत ये बात तो काबिल तस्लीम थी कि वहाँ इसी किस्म का माल खच्चरों के जरिए लाया गया होगा, लेकिन चट्टान की गुमशुदगी समझ में नहीं आती थी। हम पहाड़ी चट्टानों में पहुंच गए और इसके बाद खासा वक्त ऊपर चढ़ने में लगा और फिर डेल ने चोटी पर पहुंचने के बाद एक दर्रा मुझे दिखाया जो खासा वसी था और पेच दर पेच पहाड़ों के दरमियान से गुजरता हुआ दूर से आ रहा था। मिस्टर डेल ने कहा, अगर हम नीचे उतर कर इस दर्रे में जाएंगे तो यकीनी तौर पर खच्चरों के कदमों के निशानात नजर आ जाएंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं, मुझे वो जगह बताइए मिस्टर डेल जहां आपने इस चट्टान को देखा। हाँ, देखिए वो जो 3 चट्टानें एक कतार में नजर आ रही हैं और जिनके दरमियान थोड़ा थोड़ा फासला है। बस ये चट्टान उन चट्टानों के बिल्कुल सामने थी और उसकी बुलंदी क्या थी, और आप यकीन करें इन 3 चट्टानों के बराबर, बिल्कुल बराबर, इतनी बड़ी। हाँ, और अब जो साफ जमीन नजर आ रही है वहाँ तो ऐसे आसार भी नहीं जिससे ये अंदाजा हो कि इन चट्टानों को तोड़कर यहाँ से हटा दिया गया है। बिल्कुल, मैं खुद जायजा ले चुका हूँ। बात वाकई अजीब है। बहरहाल, क्या ख्याल है, वापस चलें? मैं समझ रहा हूँ कि मिस्टर मार्टिन का आधा दम निकल चुका होगा। वो बहुत मोहतात किस्म के अमन पसंद आदमी हैं, लेकिन आप खुद गौर कीजिए मिस्टर शाह कि अब इस बात में कोई शक्को शुबा नहीं है कि इसमें कुछ राज जरूर हैं। इंसानों की कार्रवाइयाँ, मेरा मतलब है अगर वो खच्चर वहाँ ना आते और मैं उन पर से सामान उतरता हुआ ना देखता तो इसे कोई जादुई कारनामा ही समझता, लेकिन अब दावे से कह सकता हूँ कि ये इंसानों का किया हुआ जादू है। आइए वापस चलें, मैंने कहा। रास्ते में मिस्टर डेल से मेरी बहुत सी बातें हुई। मैंने उनसे पूछा कि उनका कयाम कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो गेस्ट हाउस नंबर 8 में ठहरे हुए हैं और उनका कमरा नंबर 6 है। मैं आपसे जरूर मुलाकात करूंगा मिस्टर डेल, और बराए करम यहाँ से वापस जाते हुए ये ना सोचें कि मैंने आपसे कोई दिलचस्प मजाक किया है। नहीं, जब आप इस कदर पुरजोश अल्फाज में ये बात कह रहे हैं तो यकीनी तौर पर इसकी कोई न कोई हकीकत होगी। डेल को मैंने उसकी जगह उतारा और फिर वहाँ से वापस चल पड़ा। दोनों ने मुझे खुदा हाफिज कहा था, लेकिन वापसी पर मेरा जहन बहुत सी सोचों में डूबा हुआ था। ये अनोखी कहानी क्या हैसियत रखती है। मैं डेल की इस बात से इत्तफाक करता था कि स्मगलिंग का सामान लाया गया, चट्टान में पोशीदा किया गया, लेकिन चट्टान भी गायब हो गई। ये जरा ऊपर की बात लगती थी जो किसी तौर समझ में नहीं आ रही थी। वो इलाका देखकर आया था और डेल की बात को बिल्कुल नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। वैसे उन दोनों अफराद के बारे में मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि सीधे साधे आदमी हैं, बल्कि अगर मैं डेल को ये पेशकश करूं कि वो मेरे साथ इस वाक़े की छानबीन करे तो वो खुशी से तैयार हो जाएगा। नौजवान आदमी था और ऐसी बातों में तजस्सुस रखता था। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ वापस उस जगह आ गया जहां महाबत खान की रिहाइशगाह थी। महाबत खान ने मेरा इस्तकबाल किया था। वो मुस्कुराता हुआ बोला, ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी मदद आप करें। यानी तुमने अच्छी खासी सियाहत कर डाली मेरे दोस्त। हाँ, बहुत दूर निकल गया था। मैंने जवाब दिया, आओ खानम गुल चिराग तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हम अंदर पहुंच गए। खानम गुल चिराग ने उठकर मेरी पेशानी को बोसा दिया था। वो जब भी मुझे देखती थी उनकी आंखों में अजीब सी उदासी तैरने लगती थी और मैं ये बात जानता था कि इसकी वजह क्या है। गोहर जहां का अंदाज भी मेरे साथ बहुत मोहब्बत आमेज था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि इस खानदान के एक फर्द का हम शक्ल होने की वजह से इस खानदान की सारी मोहब्बतें मुझे मिल गई हैं, लेकिन जवाब में उन्हें क्या दे सकता हूँ। मैंने इसका इजहार रात के खाने पर कर दिया। नौशाद भी उस वक्त मौजूद थी और बिल्कुल खामोश नजर आ रही थी। ये किरदार मेरे लिए वाकई इंतहाई पुरस्कार था, ना समझ में आने वाला और अजीबोगरीब। उन लोगों का रवैया भी उसके साथ बहुत ही सर्द था। हालांकि ये घराना बेहद पुरजोश और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला था। मैडम रीटा भी थी जो अपनी सुनहरी आंखों से जब भी मेरी जानिब देखती मेरे बदन में चिंगारियां सी दौड़ने लगती। न जाने क्यों इस औरत की आंखों में ये सनसनीखेज कैफियत थी। बहरतौर सारा घराना ही अजीबो गरीब था, सिवाय उन 2 खवातीन यानी खानम गुल चिराग और गोहर जहां के। वो बिल्कुल नॉर्मल थी और उनमें कोई अहम बात नहीं थी। जबकि महाबत खान भी मुझे बाज़ औक़ात एक अजीबो गरीब सी कैफियत का शिकार नजर आता था। शानदार सेहत के बावजूद उसकी आंखों में स्याह हल्के पड़े हुए थे और गालों में गड़े भी। उसके चेहरे पर पिलाहटें बसी हुई नजर आती थी, लेकिन वो बदलती हुई कैफियत का हामिल था। यानी कभी उसका चेहरा इस अंदाज का लगता और कभी वो एक सेहतमंद आदमी नजर आता। खाने के बाद मैंने कहा, मैं आप लोगों की मोहब्बतों का महवर बन गया हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इसके सिले में आपको क्या दे सकूंगा। नहीं बेटे, तुम्हारी दुनिया अलग है और जब हम हकीकतों को कबूल कर चुके हैं तो फिर इनमें कोई तरमीम तो हमारे बस की चीज नहीं है। बस यूँ समझ लो कि तुम हमारी मोहब्बतों का मरकज एक नाम के हवाले से हो। इस बात का बुरा न मानना, कभी कभी वाकयात इस किस्म का रुख भी इख्तियार कर लेते हैं। वैसे तुम्हारा कितने दिन यहाँ कयाम करने का इरादा है? मेरा मतलब है इस इलाके में।
कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं किया है। जब तक दिलचस्पियां रहेंगी मैं यहाँ कयाम करूंगा, लेकिन आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। आपकी मोहब्बत के साए में तवील अरसा रहने को दिल चाहता है, लेकिन हर घर के कुछ मसाइल होते हैं। कुछ ऐसे जाती मामलात होते हैं जो किसी अजनबी की आमद से मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए अगर मुझे इसकी इजाजत मिल जाए तो देखो, हम तुम पर कोई जबर नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हमारे मसाइल का ताल्लुक है तो हमारे यहाँ कोई ऐसे मसाइल नहीं हैं जिनमें कोई उलझन हो। सीधे सादे लोग हैं, सीधी सादी जिंदगी बसर करते हैं, जराए आमदनी हैं, खाते पीते हैं और खुदा का शुक्र है कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर तुम कुछ दिन हमारे साथ कयाम कर लेते तो हमें खुशी होती, लेकिन अगर जाना जरूरी समझते हो तो हम तुम्हें तुम्हारे मशागल से नहीं रोकेंगे। यहाँ शिकार का मौसम है, शिकारी दूर दूर से आए हुए हैं। मुझे एहसास है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सका, लेकिन 2-3 दिन की मसरूफियत है और इसके बाद मुझे फुर्सत हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे साथ बुरी लूमड़ियों और जंगली सूरों के शिकार के लिए चलूंगा। अरे हाँ, यहाँ एक वादी ऐसी भी है जहाँ सांपों की कसरत है और सांपों का जहर निकाल कर फरोख्त करने वाले उमूमन इस वादी में खतरनाक सांपों की तलाश में भटकते रहते हैं। ये एक दिलचस्प मशगला है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लोग सांप किस तरह पकड़ते हैं। मेरे ख्याल में तुम्हें अगर यहाँ शोलापुर में कुछ अरसे कयाम करना है तो हमसे ज्यादा अच्छा दोस्त तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। बस 3 दिन की मोहलत दे दो, इसके बाद तुम्हारा साथी बन जाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी मसरूफियत में खलल अंदाजी नहीं चाहता। अपने तौर पर मैंने जिस कदर सियाहत की है वो भी मेरे लिए दिलचस्प है। ताहम जब आपको फुर्सत होगी तो मैं आपका साथ हासिल कर लूंगा। तो फिर छोड़ो, कहाँ जाने के चक्कर में पड़े हुए हो। कुछ वक्त हमारे साथ ही गुजारो। आखिर गेस्ट हाउस में भी तुम रह ही रहे हो, और खामखा जब एक घर मौजूद है तो ऐसी जगहों पर क्यों कयाम किया जाए। मैंने मुस्कुराते हुए शाने हिला दिए थे। मुखलिसाना पेशकश थी, कैसे टाल सकता था। वैसे भी मोहब्बत खां का साथ मेरे लिए बाइसे दिलचस्पी हो सकता था। हो सकता है आने वाले वक्त में वो मेरा बेहतरीन मददगार साबित हो। चुनांचे खामोश हो गया। रात को काफी देर तक बातें करते रहे थे हम लोग। फिर रीटा ने मोहब्बत खां से नींद आने की शिकायत की और मोहब्बत खां मुस्कुराता हुआ उठ गया। हाँ, हम लोग चलते हैं। वो लोग चले गए। मैं भी अपने कमरे में आ गया। मेरा जहन सोचों में डूबा रहा। दिन भर आवारा गर्दी की थी। हल्की सी थकन भी तारी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। खासी देर गुजर गई। मैं सोचों में डूबा रहा। दफातन मुझे अपने कमरे के दरवाजे के करीब कदमों की चाप सुनाई दी। ये चाप मेरे कमरे के दरवाजे पर रुक गई थी। मैं चौंक पड़ा और दूसरे लम्हे संभल गया। कोई भी अमल हो सकता था, मोहतात रहना जरूरी था। दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया गया। क्योंकि दरवाजा मैंने अंदर से बंद नहीं किया था, इसलिए खुल गया और मैं जल्दी से उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। आने वाली नौशाद थी, शबे ख्वाबी के लिबास में मलबूस और कुछ ऐसी कैफियत की हामिल जिन्हें देखकर मैं चौंक पड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अंदर आ गई। उसके चेहरे पर एक संगीन सी खामोशी तारी थी। मुझसे कहने लगी, ना वक्त आने की माफी चाहती हूँ और ये भी इजहार करना चाहती हूँ कि मेरी आमद को कोई गलत रंग ना देना। आइए नौशाद, आपसे तो अभी बातचीत ही नहीं हुई मेरी। हाँ, इस वक्त तुमसे बात करने ही आई हूँ और शुक्र है कि तुम जाग रहे हो। हाँ, नींद नहीं आ रही थी। आइए बैठिए। क्या बाकी लोग सो गए? मैं नहीं जानती, उसने बेनियाजी से जवाब दिया और एक सोफे पर बैठ गई। मैं बिस्तर पर बैठा उसे देख रहा था। नौशाद की आंखें झुकी हुई थी और चेहरे पर गौर के आसार थे। फिर उसने गर्दन उठा ली और कहने लगी, तुम्हें यह बता दिया गया है कि राजल शाह से मेरी बचपन की मंगनी तय है। हाँ, ये बात मेरे इल्म में थी, लेकिन अब वो लोग कहते हैं राजल शाह मर गया। वो लोग कहते हैं? हाँ, क्या तुमने नहीं सुना? तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरी बातों को बेवकूफ़ी तो नहीं समझोगे? नहीं मिस नौशाद, कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ कि राजल शाह जिंदा है, नौशाद ने कहा और मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मैं हैरान निगाहों से उसे देखता रह गया। मगर मैंने तो ये सुना है कि उनकी लाश यूरोप से वापस लाई गई थी। कुछ देर के बाद मैंने खुद को संभाल कर कहा, हाँ, जो कुछ भी है एक कहानी है और मैं इस कहानी पर यकीन नहीं रखती। इसकी कोई वजह? क्या सीना खोल कर दिखाया जा सकता है किसी को? जी, मेरा मतलब है जो कुछ मेरे दिल में है इसका यकीन मैं तुम्हें कैसे दिला सकती हूँ। लेकिन आपका क्या मतलब है? आपसे गलत बयानी की गई है। गलत बयानी नहीं बल्कि साजिश है, पूरी साजिश। कौन कर रहा है ये साजिश? अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं साजिशों को हमेशा के लिए फना कर देती। राजल शाह मेरी बचपन की पसंद है, मेरी जिंदगी का महवर है। तुम खुद बताओ, एक ऐसा आदमी जिसके नाम पर कोई लड़की जी रही हो इतनी खामोशी से कैसे मर सकता है? मैंने महसूस किया कि नौशाद के लहजे में दीवानगी की कुछ झलकियां पाई जा रही हैं। मैंने एक लम्हे में अपने आप को संभाल लिया और फिर आहिस्ता से कहा, आप बहुत दुखी हैं राजल शाह के लिए? जवाब में उसने कुछ न कहा, बस मुझे घूरती रही। फिर उसने कहा, नहीं। क्या मतलब? दुखी उनके लिए हुआ जाता है जो इस दुनिया में ना हो।
मगर आप किस बुनियाद पर ये बात कह रही हैं कि राजल शाह जिंदा है? अपने दिल की आवाज पर, सिर्फ दिल की आवाज पर। सिर्फ से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब है कि हम जिन लोगों को चाहते हैं उन्हें अपने सीनों में जिंदा कर लेते हैं। आपके दिल में भी ये एहसास है या इसके कुछ सबूत भी मिलते हैं? मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मेरा दिल सबसे बड़ा सबूत है, और वो जिसकी तदफीन की गई वो कौन हो सकता है? कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि राजल शाह जिंदा है। और सुनो, अगर तुमने ये रवैया किसी साजिश के तहत डाला है तो एक बात का यकीन कर लो कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे? मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगी कि तुम तस्वुर भी नहीं कर सकोगे। राजल शाह की शक्ल में किसी और को नहीं देख सकती। तुम्हें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए, वरना मुझसे बदतरीन दुश्मन तुम्हारा और कोई नहीं होगा। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। ये लड़की वाकई दीवानी मालूम होती थी और आलमे दीवानगी में बोल रही थी। मैंने चंद लम्हात खामोश रहने के बाद कहा, मैं सुबह को खानम गुलचिराग से ये बात कह दूंगा कि मिस नौशाद मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती। तुम्हारा दिल चाहे जिस तरह कह देना, मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी, और अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा मेरे हाथों से तो इसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। जो बात मैंने तुमसे कह दी वो समझ लो पत्थर की लकीर है। नहीं मिस नौशाद, जबरदस्ती तो कोई किसी के घर में नहीं रह सकता। ये आपका घर है, ये आपके अपने लोग हैं। आपने मुझे ये इजाजत दी है कि मैं खानम गुलचिराग से ये बात कह दूं, तो मैं उनसे ये कहकर इजाजत ले लूंगा कि मिस नौशाद मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती। दरअसल ये बात नहीं है, मैं भटकने लगी हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारे पास बैठूं, तुमसे बातें करूं, इसलिए कि तुम राजल शाह के हमशक्ल हो। तुम अगर अपने आप को राजल शाह कहते तो मैं कभी तस्लीम ना करती। खानम ने भी तस्लीम नहीं किया, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर मेरे दिल को अजीब सी उदासी का एहसास होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रुको, तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें वार्निंग दे चुकी हूँ, इसके बाद ये ना कहना कि मैंने खामोशी से पुश्त पर से तुम पर वार किया है। पठान की बेटी हूँ, कभी पीछे से वार नहीं कर सकती, इसलिए मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है। वो उठी और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गई। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया था और फिर मैं सर खुजाता रहा। यह अजीब दिलचस्प मशगला है, लेकिन ये दीवानी लड़की क्या सच कह रही है? राजल शाह की जिंदगी का क्या सवाल पैदा होता है? और अभी इसके जहन में किसी साजिश का तस्वुर है, तो साजिश करने वाले कौन हो सकते हैं? बेशुमार सवालात थे मेरे जहन में, बेशुमार ख्यालात थे जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ताहम ये एक दिलचस्प मशगला था, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जहांगीर जमाल शाह के जहन में किसी चीज के बारे में तजस्सुस जाग उठे तो फिर भला कौन हो सकता है जो उसे इस तजस्सुस को रफा करने से रोक सके। बहुत से फैसले किए थे मैंने, जाहिर है यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। जरा देखना ये था कि मिस नौशाद क्या कह रही हैं और उनके इन अल्फाज का क्या मकसद है। अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी जहन में। मैं ये सोच रहा था कि नौशाद के ये अल्फाज महाबत खान और खानम गुलचिराग को बताऊं या नहीं। फिर मैंने ये भी सोचा कि मैंने खामोशी इख्तियार की तो वो लोग बेखबर रहेंगे। हो सकता है वो इस सिलसिले में कोई नया इंकशाफ कर सके। महाबत खान की कुर्बत से भर तौर बहुत से मसले हल हो सकते थे। इस वक्त कुछ ऐसी कैफियत तारी हुई जहन पर कि नींद बिल्कुल ही उड़ गई। बेख्याली के अंदाज में अपनी जगह से उठा और चप्पलें पहनकर बाहर निकल आया। हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। देखना चाहता था कि नौशाद क्या कर रही है। मुझे मालूम था कि इन लोगों के कमरे कहाँ कहाँ हैं। वहाँ से आगे बढ़ा, दबे कदम इख्तियार किए थे ताकि कोई मेरे कदमों की चाप से होशियार न हो जाए। बस एक अजीब सा आलम जहन पर तारी था। मैंने महाबत खान और रीटा के कमरे में रोशनी देखी। तेज रोशनी थी। इसका मकसद है कि वो लोग जाग रहे हैं। ये सोचकर आगे बढ़ा कि अगर वो जाग रहे हैं तो अभी उन्हें नौशाद के बारे में बता दूं ताकि उनका रद्द अमल भी मालूम हो जाए। इस ख्याल के तहत बाआस्तगी से उस कमरे की जानिब बढ़ गया। हालांकि ये एक गलत बात थी कि किसी की खलवत में झांका जाए, लेकिन न जाने क्यों कमरे के खुले हुए दरवाजे की चौखट से मैंने अंदर झांका और अंदर जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरा दिल दहल गया। बड़ा अजीबो गरीब मंजर था। महाबत खान एक सोफे पर अजीब सी कैफियत में बैठा हुआ था। उसका ऊपरी जिस्म बरहना था, लेकिन निचले जिस्म पर उसने लिबास पहना हुआ था और उससे चंद कदम के फासले पर रीटा मौजूद थी। लेकिन जिस आलम में वो थी उसे देखकर मेरी आंखें खौफो हैरत से फैल गईं। रीटा के हाथ में सांप था, एक लंबा काला खौफनाक सांप जिसका फन उसने अपनी मुट्ठी में दबाया हुआ था और सांप ने गालिबन उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त कायम कर ली थी। महाबत खान की आंखें नीम वा थी और रीटा आहिस्ता आहिस्ता उसका फन आगे बढ़ा रही थी और चंद ही लम्हात थे कि सांप महाबत खान के जिस्म के खुले हुए हिस्से पर काट ले। ये खौफनाक मंजर मुझे अमल करने से रोक सका। मैंने बेख्तियार होकर दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी और दरवाजा भड़ाकी आवाज के साथ खुल गया। रीटा चौंक पड़ी और उसके हलक से चीख निकल गई। महाबत खान भी चौंक कर सीधा हो गया
ریٹا نے مضبوطی سے سانپ کا پھن اپنے ہاتھ میں دبایا ہوا تھا اور اس دہشت بھرے انداز میں چیخ رہی تھی کہ میں خود بھی حیران ہو گیا۔ محبت خان فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں اس طرح؟ اس نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ محبت خان کے اس طرح ہوش میں آ جانے کو میں نے حیرت کی نگاہوں سے دیکھا، لیکن اس سے پہلے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں نظر آیا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، او کیا کہوں میں تم سے؟ تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا جہانگیر۔ یہ سانپ۔ میں نے ریٹا کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا اور محبت خان جلدی سے بولا، ریٹا اسے مار دو، اسے ختم کر دو، کہیں یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جواب میں ریٹا نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یہ سب کچھ آخر یہ سب کچھ، پہلے اس سے چھٹکارا حاصل کرو، اس کے بعد بات کریں گے، محبت خان نے کہا اور ریٹا نے غصیلے انداز میں مجھے دیکھا۔ پھر ایک جانب بڑھ گئی۔ مٹی کی ایک بڑی سی ہانڈی سامنے رکھی ہوئی تھی جس کا منہ اوپر سے بند تھا اور اس میں ایک سوراخ تھا۔ ریٹا نے بڑی مہارت سے سانپ کا پھن اس سوراخ میں داخل کیا اور اس کے بعد اسے آہستہ آہستہ چھوڑنے لگی۔ سانپ اپنے بل کھول کر سوراخ میں داخل ہونے لگا اور جیسے ہی وہ سوراخ میں مکمل طور پر داخل ہوا، ریٹا نے ایک طرف رکھا ہوا ایک عجیب سا ڈھکن جو شاید کارک کا بنا ہوا تھا اس ہانڈی کے سوراخ پر لگا دیا۔ سانپ اس سوراخ میں بند ہوا اور ریٹا اپنے ہاتھ کی کلائی مسلنے لگی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور غصے کے ملے جلے آثار تھے۔ محبت خان عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہوگے، لیکن یہ بہت غلط ہوا، بہت برا، بہت ہی برا۔ یہ سب محبت خان صاحب، یہ سب کیا تھا؟ آپ ابھی چند لمحات گزرے تھے کہ یہ سانپ آپ کو کاٹ لیتا۔ محبت خان کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ریٹا مجھے ہلاک کرنا چاہتی تھی؟ میں نے ریٹا کی طرف دیکھا۔ وہ دیوانگی کے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ غصے کے آثار اب بھی اس کے چہرے پر تھے۔ پھر اس نے کہا، ایک تو یہاں تم مشرقی لوگوں میں کسی روایت کا پاس نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں یورپ میں تہذیب ہے، اگر کسی کے کمرے کے دروازے تک بھی پہنچا جاتا ہے تو پہلے دستک دی جاتی ہے کہ کمرے کے مکین اس آواز کو سن لیں، لیکن تم چوروں کی طرح یہاں آئے اور سیدھا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ میں کہتی ہوں کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا تمہیں اس کا احساس نہیں ہے؟ کیا تم بالکل جاہل آدمی ہو؟ ریٹا پلیز اپنے لہجے کو خراب مت کرو۔ میں نے ریٹا کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، میڈم ہمارے ہاں مشرقی روایات میں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آیا۔ کیا آپ محبت خان کو اپنے شوہر کو سانپ سے ڈسوانا چاہتی تھی؟ جی ہاں، میں ایسا ہی کر رہی تھی۔ ٹھہرو، تم لوگوں کے درمیان تلخ گفتگو مجھے ناپسند ہے۔ میں بتاتا ہوں میرے دوست، میں بتاتا ہوں، اور برائے کرم مجھے معاف کر دینا۔ یہ بات میں پوچھوں گا تم سے کہ تمہارا آنا اس وقت کیسے ہوا؟ یعنی آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میڈم ریٹا آپ کو سانپ سے ڈسوا رہی تھی؟ ہاں بھائی، یہ سب کچھ میرے ہی کہنے پر ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بدترین نشے کا عادی ہوں۔ یورپ میں رہ کر میں نے دنیا کا ہر نشہ کیا۔ تم کسی بھی نشہ آور چیز کا نام لے لو، وہ میں استعمال کر چکا ہوں۔ اور اب محبت خان نے گہری سانس لی، اور اب کوئی نشہ مجھ پر کارگر نہیں ہوتا۔ دنیا کی سب سے نشہ آور چیز مجھے دے دو، وہ میرے جسم پر بے اثر ہے۔ بس یہ زہریلے سانپ مجھے کاٹ لیتے ہیں تو تھوڑا سا سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ میری ضرورت ہے، اور ریٹا بیچاری، ریٹا کو زندگی کا خطرہ مول لے کر میری یہ ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے۔ وہ اس کام میں ماہر ہو گئی ہے۔ ہم لوگ سپیروں سے زہریلے سانپ خریدتے ہیں اور اس کے بعد ان سانپوں سے میرے جسم پر ڈسوا کر ریٹا مجھے سکون مہیا کرتی ہے۔ تم خود سوچو، جس طرح تم نے دروازے پر لات ماری، اس سے ریٹا بدحواس ہو کر سانپ کا پھن چھوڑ سکتی تھی، اور پھر یہ سانپ خود اسے بھی ڈس سکتا تھا۔ اس طرح اس کی زندگی چلی جاتی۔ اس کا غصہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن ڈیئر ریٹا، یہ ساری باتیں سبھی کو تو معلوم نہیں ہیں، اس لیے تم جہانگیر شاہ کو معاف کر دو۔ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر میں لوگوں کو معاف کرتی رہوں، آخر میں کب تک کروں گی یہ تمہارے لیے محبت خان؟ ریٹا کہنے لگی، میں جانتا ہوں تم بھی عاجز آ چکی ہو مجھ سے، لیکن ڈارلنگ ٹھیک ہے، کوئی بھی دن ایسا متعین کر لو جب اسے میری موت کا دن قرار دے دو۔ میں خود بھی مر جانا چاہتا ہوں۔ اس زندگی سے تو موت بدرجہ بہتر ہے۔